हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग व्याकरण से संबंधित, हिंदी व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और हिंदी व्याकरण में भी वर्णमाला से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर है? हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से कितने स्वर है? तो 11। हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से स्वर है 11। अ, आ, हर्सई, दीर्घई, हर्सौ, दीर्घौ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भाषा में सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा में सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो भाषा में सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। भाषा में सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हुए? 52 वर्ण हुए। कैसे? आपके हो गए 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर, 33 व्यंजन। ठीक है, 33 व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, इसके अलावा 2 उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे, 2 उत्क्षिप्त व्यंजन, दो हो जाएंगे आपके अयोगवाह। ठीक है, 2 क्या हो जाएंगे? अयोगवाह, 2 अयोगवाह। तो इस प्रकार कुल कितने वर्ण हुए हिंदी वर्णमाला में? 52 वर्ण हुए। यहाँ पे आप जोड़ के देख सकते हैं, 3 4 4 4 8 9 10 11 12 3 4 5। ठीक है, 52 वर्ण है कुल। अगला प्रश्न है, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अगला प्रश्न देखेंगे। मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अगला प्रश्न है, ट वर्ग किस प्रकार के व्यंजन है? ट वर्ग में किस प्रकार के ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन है? या फिर कहे तो ट वर्ग किसके अंतर्गत आता है? कंठीय, तालव्य, मूर्धन्य या फिर दंतीय? तो ट वर्ग के जो व्यंजन है वह मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियां है। ट वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ये आपके किससे उच्चारित होने वाले व्यंजन हो जाएंगे? तो मूर्धा से उच्चारित होने वाले व्यंजन हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। स्वर अ में 1 मिनट रुक जाइए। स्वर अ में किस स्वर के योग से ए स्वर बनेगा? स्वर अ में आप कौन सा स्वर का योग करेंगे तो ए स्वर बन जाएगा? तो छोटी अर्थात हर्षई का योग करने पर, अ में हर्षई का योग करने पर ए स्वर बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के भेद है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के 6 भेद है। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने भेद है? 6 भेद है। कैसे? कंठ, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य,
इसके अलावा कंठोस्त्य एक हो जाएंगे, ठीक है। कंठ उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने भेद हुए? 6। कौन कौन से? कंठ्य, तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य स्वर, इसके अलावा कंठोस्त्य स्वर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे। किस विकल्प में सभी स्वर वृत्ताकार स्वर है? किस विकल्प में सभी स्वर वृत्ताकार स्वर है? अर्थात जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे होठ गोलाकार का रूप धारण करते हैं, अर्थात होठ हमारे गोल हो जाते हैं जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय, तो वे स्वर हैं आपके हर्षऊ, दीर्घऊ, ओ, औ। इन स्वरों को आप बोलकर देखेंगे तो हमारा जो ओठ है वह एक गोलाकार रूप धारण कर लेता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विवृत स्वर है? निम्न में से कौन सा विवृत स्वर है? तो इनमें से विवृत स्वर है आपका आ। विवृत स्वर है आ। विवृत स्वर के अंतर्गत जो वर्ण आते हैं, विवृत स्वर के अंतर्गत जो स्वर वर्ण आते हैं, उनके उच्चारण के समय मुख प्रायः खुला रहता है। जैसे आ बोलेंगे तो हमारा मुख प्रायः पूरा ही खुला रहता है, आ। आप बोलकर देखेंगे अगर इसे तो, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिह्वा के आधार पर अ स्वर है। जिह्वा के आधार पर अ स्वर है। जिह्वा के आधार पर स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? अग्र स्वर, पश्च स्वर और मध्य स्वर। जिह्वा के अग्र भाग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां अग्र स्वर कहलाती हैं। जिह्वा के पिछले हिस्से से उच्चारित होने वाली ध्वनियां पश्च स्वर कहलाती हैं, तथा जिह्वा के अर्थात जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाली ध्वनियां मध्य स्वर कहलाती हैं। तो जिह्वा के उच्चारण के आधार पर अ स्वर इन तीनों में से किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो मध्य स्वर के अंतर्गत आ जाएगा अ। आ जो स्वर वर्ण है यह जिह्वा के अर्थात जीभ के मध्य भाग से उच्चारित होने वाली ध्वनि है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? तो य र ल व आपका हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन है। निम्न में से उत्क्षिप्त व्यंजन है य व। उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे आपके। यहाँ पे य व उत्क्षिप्त व्यंजन नहीं है, य व तो आपके अर्ध स्वर हो जाते हैं, ठीक है। ड ढ उत्क्षिप्त व्यंजन है आपके ड ढ, ठीक है। ड ढ एक झटके के साथ उच्चारित होने के कारण ये उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, ड ढ। जिन ध्वनियों का उच्चारण एक झटके में किया जाता है वे उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन है निम्न में से कौन सा? तो ऊष्म व्यंजन है तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत्य श और ह, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय ऊष्म वायु अर्थात गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है। श, तालव्य श, दंत्य स, मूर्धन्य श तथा ह, ये कौन से व्यंजन हुए? ऊष्म व्यंजन हुए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन से है? संयुक्त व्यंजन निम्न में से कौन से है? तो संयुक्त व्यंजन है आपके छ, त्र, ज्ञ, श्र, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। संयुक्त व्यंजन कौन से हुए? छ, त्र, ज्ञ, श्र। अर्थात तो 2 व्यंजनों के मिलने से बनी ध्वनियां संयुक्त व्यंजन कहलाती हैं, 2 भिन्न व्यंजनों के मिलने से। अगला प्रश्न है, क से लेकर म तक के व्यंजनों को क्या कहते हैं? क से लेकर म तक के व्यंजनों को हम क्या कहेंगे? स्पर्शी व्यंजन।
क से लेकर म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर ल व्यंजन है, उच्चारण के आधार पर ल व्यंजन निम्न में से किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा ल व्यंजन। ल पार्श्विक व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा। अगला बढ़ेंगे, आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर य व कैसा व्यंजन है? तो अर्ध स्वर है। उच्चारण के आधार पर य व आपका हो जाएगा अर्ध स्वर। आगे देखते हैं। उच्चारण के आधार पर र कैसा व्यंजन है? उच्चारण के आधार पर र कैसा व्यंजन है? तो उच्चारण के आधार पर र लुंठित व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर र लुंठित व्यंजन है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद हैं? यहाँ हमने प्रश्न संख्या 8 में क्या देखा था? प्रश्न संख्या 8 में हमने देखा था कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के कितने भेद हैं। ठीक है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद हमने जाने थे? 6। कौन कौन से? कंठ तालव्य, ओष्ठ्य, मूर्धन्य, कंठ तालव्य, कंठोस्त्य तालव्य, कंठोस्त्य स्वर। ठीक है, कंठोस्त्य तालव्य नहीं, कंठोस्त्य स्वर। तो ये 6 भेद थे उच्चारण स्थान के आधार पर, स्वरों के 6 भेद थे ये। अभी हम जानेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर, या फिर कहें तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के कितने भेद है? तो उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद है। उच्चारण के आधार पर व्यंजनों के 8 भेद है। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, आप गिनते जाइएगा। स्पर्श व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, नासिक्य व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन, लुंठित व्यंजन और अर्धस्वर। ठीक है, स्पर्श व्यंजन, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, पहला स्पर्श, दूसरा संघर्षी, तीसरा स्पर्श संघर्षी, चौथा नासिक्य, पांचवा उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त, छठवां पार्श्विक, सातवां लुंठित और आठवां अर्धस्वर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है। जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु, जिन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु मुख व नाक दोनों से बाहर निकलती है, उन वर्णों को क्या कहते हैं? तो उन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। उन वर्णों को अनुनासिक कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? अघोष वर्ण, अघोष वर्ण निम्न में से कौन सा है? तो अघोष वर्ण है इनमें से प। अघोष वर्ण है प। अघोष वर्ण, अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता। अघोष वर्ण के अंतर्गत जो ध्वनियां आती है उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके अलावा जो वर्ग होते हैं जैसे क वर्ग, प वर्ग, ऐसे जो हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, जैसे क वर्ग में आ जाते हैं आपके क के जितने भी वर्ण हैं, क वाले लाइन में जितने भी क, ख, ग, घ, अंग। उसी प्रकार च वर्ग में आ जाते हैं च, छ, ज, च, छ, ज, झ, य। उसी प्रकार ट वर्ग में आ जाते हैं ट, ठ, ड, ढ, अण।
त वर्ग में आ जाएंगे त, थ, द, ध, न। फिर प वर्ग में आ जाएंगे प, फ, ब, भ, म। तो इस प्रकार ये जैसे क वर्ग हुआ, ये च वर्ग, ये ट वर्ग, ये त वर्ग और ये प वर्ग। तो इसमें जो पहला और जो दूसरा रहता है, ये पहला और दूसरा जो रहता है यहाँ पे, दूसरी वाली जो लाइन रहती है, ये आपकी हो जाएगी अघोष वर्ण में आ जाएंगे ये सभी, ठीक है। जैसे प देखिए, प इसमें अघोष वर्ण में है ना, यहाँ पे प अघोष वर्ण है, ये प। उसी प्रकार फ भी यहाँ पर अघोष वर्ण हो जाएगा, त अघोष वर्ण में आएगा, थ भी अघोष वर्ण में आएगा। उसके बाद ट, ठ अघोष वर्ण, च, छ अघोष वर्ण, क, ख अघोष वर्ण। उसके बाद बाकी जो ये तीन होते हैं, ये आपके घोष या फिर कहे तो सघोष में आ जाते हैं। बाकी मतलब पहला और दूसरा हो जाता है आपका अघोष, फिर तीसरा, चौथा और पांचवा आ जाएगा आपका घोष वर्ण में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अघोष वर्ण में क्या होता है? अघोष वर्ण की ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, ठीक है। अघोष वर्ण की जो ध्वनियां होती है उनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है, वहीं घोष वर्ण के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। अल्प प्राण वर्ण है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है? तो अल्प प्राण इसमें वर्ण है क। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन नहीं दिया मैंने, गलती हो गई। अल्प प्राण वर्ण है निम्न में से क। उच्चारण के समय फेफड़ों से निकलने वाली वायु की मात्रा जब कम हो, ठीक है। अल्प प्राण यानी कहे तो अल्प मात्रा में, अर्थात इनके उच्चारण में प्राण वायु अल्प मात्रा में निकलती है हमारे मुख से। अल्प प्राण के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं, इनके उच्चारण के समय प्राण वायु अल्प मात्रा में निकलती है। और अल्प प्राण वर्ण हो जाते हैं आपके कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। ये आज हमारा लैपटॉप हैंग कर रहा है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। जिस प्रकार यहाँ पर जैसे पहला और जो दूसरी वाली लाइन थी ये आपकी अघोष में आ गई थी, उसके बाद तीसरी, चौथी और पांचवी लाइन आपकी किस में आ गई थी? घोष वर्ण में आ गई थी, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा पूरा वर्ण नहीं लिखा है, बस वर्ग के हिसाब से आप समझ लीजिएगा। इसी प्रकार अल्प प्राण और महाप्राण भी होते हैं। अल्प प्राण और महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख से अल्प प्राण निकलते हैं, अर्थात कम मात्रा में प्राण वायु निकलती है, वे अल्प प्राण कहलाते हैं। अल्प प्राण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो अल्प प्राण के अंतर्गत आपके आ जाएंगे ये पहला वाला लाइन, ठीक है। उसके बाद ये तीसरा लाइन, उसके बाद ये पांचवा लाइन, ये आपके हो जाते हैं अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। यानी ये पहला क वर्ग, यानी क के नीचे जितने भी क, च, ट, त, प, ये सभी किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में। उसी प्रकार तीन वाले जो लाइन है, तीसरा जो लाइन है, इसमें जितने भी वर्ण होंगे वो किस में आ जाएंगे? अल्प प्राण में आ जाएंगे। फिर 5 नंबर वाली जो लाइन है, इसमें जितने भी वर्ण हो जाएंगे ये आपके अल्प प्राण में आ जाएंगे। बचता क्या है? ये दूसरा और तीसरा, ये आपके आ जाएंगे महाप्राण में, ठीक है। दूसरा, तीसरा महाप्राण में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख देती हूँ 1, 3, 5 आपके किस में आ जाते हैं? अल्प प्राण में आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा और चौथा आपके आ जाएंगे महाप्राण में। और यहाँ पर घोष और सघोष में किस प्रकार बताया था? घोष और सघोष, तो एक और दूसरा यानी पहला और जो दूसरा लाइन होता है ये आपका हो जाएगा घोष वर्ण। उसके बाद तीसरा, चौथा और पांचवा ये आपके आ जाएंगे, सॉरी ये आपके पहला और दूसरा जो होता है ये आपका हो जाता है अघोष में, ठीक है। ये अघोष होता है। और तीसरा, चौथा और पांचवा आपका हो जाएगा घोष या फिर सघोष, ठीक है। घोष या सघोष, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण माने जाते हैं? अब हम देखेंगे कि वर्णमाला में कुल कितने घोष वर्ण माने जाते हैं। तो वर्णमाला में कुल 31 घोष वर्ण माने जाते हैं।
वर्णमाला में कुल 31 घोष वर्ण माने जाते हैं। ये जो खंडों के हिसाब से उसमें 20 व्यंजन है, ठीक है, उसमें 20 व्यंजन है टोटल जो घोष वर्ण में आते हैं। इसके अलावा 11 जो स्वर है, 11 जो स्वर वर्ण होते हैं वे भी आपके घोष वर्ण में आ जाएंगे, ठीक है। 20 व्यंजन यहाँ पे जो ऊपर में मैंने दिखाया खंड के हिसाब से उसमें 20 व्यंजन आते हैं टोटल घोष वर्ण के अंतर्गत, और 11 स्वर वर्ण भी आपके घोष वर्ण में आ जाएंगे। इस प्रकार कुल कितने घोष वर्ण हुए वर्णमाला में? तो 31। अगला प्रश्न है विकसित व्यंजन है, विकसित व्यंजन, विकसित व्यंजन है डॉ ढ, यानी उत्क्षिप्त व्यंजन को ही विकसित व्यंजन कहा जाता है। डॉ ढ, यहाँ पर एक बिंदी हो जाएगी, ये ढ में ये छूट गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विकल्प में सभी आगत वर्ण हैं, अर्थात दूसरी भाषाओं से आए हैं। किस विकल्प में सभी आगत वर्ण हैं? तो क ख ग ज फ, क ख ग ज फ ये सभी क्या है? आगत वर्ण है। किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है? निम्न में से किस व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु से नहीं टकराती है? तो घ व्यंजन, घ आप बोल कर देखेंगे, घ को उच्चारित करके देखिए, इसमें जो जीभ होता है या तालु से नहीं टकराएगा, घ, ठीक है। बाकी सभी व्यंजनों में जीभ, बाकी सभी व्यंजन के उच्चारण में जीभ तालु को स्पर्श करती है, सॉरी। निम्न में से कंठ तालव्य ध्वनि है, निम्न में से कंठ, निम्न में से कंठ तालव्य ध्वनि है कौन सी? तो ए, कंठ तालव्य ध्वनि ए और ए दोनों ही होती है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न है हर्षौ और दीर्घौ का उच्चारण स्थान क्या है? हर्षौ और दीर्घौ का उच्चारण स्थान क्या है? तो ओष्ठ, हर्षौ और दीर्घौ का उच्चारण स्थान है ओष्ठ। स्पर्शी व्यंजनों को, स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बता रही हूँ, जैसे ऊपर में अभी बताया मैंने ना, यहाँ पे वर्ग के हिसाब से, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे स्पर्शी व्यंजन को स्पर्शी व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भागों में बांटा गया है। कैसे? ये सभी स्पर्शी व्यंजन है, ये सभी आपके स्पर्शी व्यंजन है, ये पूरे आपके स्पर्शी व्यंजन है। जैसे क वर्ग में जितने भी वर्ण हैं, च वर्ग में जितने वर्ण हैं, ट वर्ग में त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। जैसे क वर्ग में क ख ग घ अंग है, तो क वर्ग कंठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। च वर्ग में 5 ध्वनियां कौन कौन सी? च, छ, ज, झ, य। तो च वर्ग आपकी तालु से अर्थात तालव्य से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण। ट वर्ग मूर्धा से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। त वर्ग त, थ, द, ध, न। त वर्ग दंत्य से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं, ठीक है। त वर्ग दंत से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। प वर्ग ओष्ठ से उच्चारित होने वाली ध्वनियां हैं। इस प्रकार स्पर्शी व्यंजन को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया। कैसे? कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, ठीक है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, ठीक है। तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।